Hello friends, my name is Aman Maheshwari and I am a CA final student and preparing for CFA level 1 as well. Today we are going to discuss a very hot topic among class 11th students, that is GST, Goods and Services Tax. बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे इसमें क्वेरी भेजी कि भैया मैं इसमें इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, सेट ऑफ के रूल्स, एडजस्टमेंट, हो बहुत सारी क्वेरीज है, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हाँ, तो सब्र करो, भाई आया है, सब बता के जाएगा। बस आप ये मेरे साथ चैप्टर साथ साथ पढ़ते जाओ, आपको सब कुछ इसमें सब सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बट बिफोर वी प्रोसीड इन दिस चैप्टर, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी। होता क्या है, स्टूडेंट है ना, इसमें ये पूरा चैप्टर पढ़ लेता है, उसको पूरा चैप्टर है ना अच्छे से समझ भी आता है, बट उसको यही नहीं पता होता कि यार जीएसटी का रूट कॉज क्या है, जीएसटी को लाया क्यों गया, व्हाई वाज जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड। So firstly we will try to understand the background of GST. So let's start. अब देखो, अब है ना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इंडिया में ना मेजरली दो तरीके के टैक्सेस होते हैं। हम है ना टैक्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है अपना डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है सर? डायरेक्ट टैक्स, अगर मैं आपको बेसिक नेचर अगर डायरेक्ट टैक्स का बताऊं तो डायरेक्ट टैक्स इज डायरेक्टली पेएबल बाय पर्सन कंसर्न्ड। मतलब ये जिस पर लगता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर देता है। जैसे मुझ पे लगा तो मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर दूंगा, आप पे लगे तो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर देना। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि ये सब पे लग जाता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, सब पे नहीं लगता। आप तो मेरे छोटे भाई बहन हो, मैं आप पे टैक्स लगने दे सकता हूँ क्या? नहीं, आप तो कुछ कमाते ही नहीं हो। तो ये डायरेक्ट टैक्स इज चार्ज ऑन इनकम अर्निंग एक्टिविटीज। अब इनकम अर्निंग एक्टिविटीज पे ही डायरेक्ट टैक्स लगता है। अब इनकम अर्निंग एक्टिविटीज क्या क्या हो सकती है? इनकम अर्निंग एक्टिविटीज हो सकती है या तो जॉब या बिजनेस और प्रोफेशन। तो जॉब करके हमको क्या मिलती है? जॉब करके हमको सैलरी मिलती है। तो सैलरी हमारे लिए इनकम हुई और जॉब हमारी इनकम अर्निंग एक्टिविटीज हो गई। अब हुआ क्या, मेरी है ना इनकम पे ना गवर्नमेंट है ना अपनी नजरें टिकाए बैठी थी कि जैसे इसके पास आए सैलरी तो मैं इससे इसका कुछ पार्ट ले लूं। तो मेरी है ना बैंक में है ना सैलरी क्रेडिट हुई, तो गवर्नमेंट आके बोली तेरी बैंक में पैसा आया मुझको पैसा दे, तेरी बैंक में पैसा आया मुझको पैसा दे। सो होता क्या है, वी हैव टू पे अ पार्ट ऑफ आवर सैलरी टू गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। तो हम ये टैक्स देते क्यों है आके गवर्नमेंट को? तो आपने देश का विकास सुना है क्या? देश का विकास बहुत जरूरी है ना। तो उस विकास को करवाने के लिए ये सड़कें जितनी भी बनती है, रोड्स जो बनती है, टूटती है, बनती है, नहीं भी टूट रही होगी तो तोड़ देंगे वापस बनाने के लिए। ये रेलवेज, एयरपोर्ट, तो इन सब को बनाने का पैसा कहाँ से आता है? ये सब हम देते हैं गवर्नमेंट को एज ए टैक्स के फॉर्म में। टैक्स के फॉर्म में हमको गवर्नमेंट को देते हैं कि चलो विकास करो, हमारे देश का विकास करो। होता नहीं है, वो बात अलग है, बट हम देते हैं। अब क्या करें सर, ले लो। सो समझ में आया क्या? तो ये डायरेक्टली पेएबल बाय पर्सन कंसर्न। अब अगर मैं बिजनेस प्रोफेशन का एग्जांपल दूं तो बिजनेस प्रोफेशन में क्या होता है, बिजनेस से हमें कुछ प्रॉफिट कमाने को मिलता है, प्रोफेशन से हमें कुछ इनकम होती है। लेट सपोज जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अगर कोई मेरी फुल क्लास परचेज करता है तो मुझे कुछ फीस देगा। ये तो यूट्यूब क्लास है, ये तो फ्री है, सबके लिए फ्री है, आओ देखो मजे लो, ठीक है। बट अगर कोई फुल क्लास अगर कोई परचेज करेगा तो मुझे कुछ फीस देगा। तो फीस मेरे लिए क्या हो गई? फीस मेरे लिए हो गई रेवेन्यू, प्लस मेरे कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे, तो मैं उस रेवेन्यू में से सारे एक्सपेंसेस अपने लेस करूंगा, तो मेरी कुछ इनकम आ जाएगी। तो इनकम का एक पार्ट मुझे एज ए टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देना पड़ेगा। तो ये डायरेक्टली मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया। ये आपको समझ में आएगा, इसलिए इसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या है? डायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। आप ये समझ के चलो, इनकम टैक्स इज इक्वल टू डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट चीज है, ये आपके कोर्स में नहीं है। आप फर्दर स्टडीज करेंगे तो वहां पे जाके आपको इनकम टैक्स पूरा एक सब्जेक्ट आएगा। तो ये अभी हमारा मुद्दा नहीं है। अब नाउ वी विल मूव टू इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर मैं आपको बताऊं तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इट इज पेएबल बाय वन पर्सन टू गवर्नमेंट बट ट्रांसफरेबल टू और रिकवर्स फ्रॉम अनदर पर्सन। नहीं सर, ये तो बहुत टेक्निकल हो गया, तो समझ में नहीं आया, थोड़ा ब्रेक करके बताओ। चलो ठीक है, मैं ब्रेक करके बताता हूँ। सपोज अपन सेम एग्जांपल लेते हैं कि आपने मुझसे क्लास परचेज करी। अब क्लास की प्राइस मान लेते हैं 4000 रुपीज। अब होता क्या है ना, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है प्रोडक्ट और सर्विस के सेल पे। तो मैं अपनी क्लास को सेल कर रहा हूं, तो इसमें मेरे को कुछ टैक्स ऐड करना पड़ेगा। सपोज करो टैक्स का जो वैल्यू था वो था ₹1000, तो टोटल प्राइस कितनी हो गई? 5000 रुपीज। तो 5000 रुपीज मैंने आपसे कलेक्ट कर लिए। 4000 तो एज अ प्राइस ऑफ माई classes and 1000
एज अ टैक्स। ठीक है, अब 1000 एज अ टैक्स जो मैंने कलेक्ट किया ना, वो मेरी इनकम नहीं हुई, मेरी इनकम तो सिर्फ 4000 ही होगी, क्योंकि जो मैंने आपसे टैक्स कलेक्ट किया वो टैक्स मेरे को गवर्नमेंट को जाके पे करना है। ठीक है, तो हुआ क्या, मैंने आपसे 5000 रुपीज कलेक्ट किए जिसमें से 1000 टैक्स के थे, तो 1000 मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिए, बट कलेक्ट तो मैंने आपसे किए ना, तो ये क्या हो गया, पेबल बाय 1% टू गवर्नमेंट बट रिकवर्स फ्रॉम अनदर पर्सन। इतना सबको क्लियर है क्या, ये सबको समझ में आता है क्या? इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि ये डायरेक्टली आपने गवर्नमेंट को पे नहीं किया, आपने पहले मुझे पे किया और फिर मैंने गवर्नमेंट को जाके पे किया। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? ठीक है सर, हाँ सर, यहाँ तक तो हमको समझ में आता है। सो इनडायरेक्ट टैक्स इज चार्ज ऑन प्रोडक्ट और सर्विसेज, सो इट इज प्योरली बिजनेस टैक्स, क्योंकि प्रोडक्ट और सर्विसेज हम कब सेल करते हैं, जब हमारा कोई बिजनेस होगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं बिजनेस टैक्स। ये सबको समझ में आता है? हाँ सर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। ओ हो, मजा आ गया, मजा आ गया सर। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं और इसमें एक और चीज समझने का ट्राई करते हैं। इसमें होता क्या है, एंटायर बर्डन है ना टैक्स का, वो पास ऑन कर दिया जाता है अल्टीमेट कंज्यूमर को। अपने अपने केस में अल्टीमेट कंज्यूमर कौन थे? अल्टीमेट कंज्यूमर आप थे, क्योंकि आप उस क्लास को परचेज कर रहे हो, उसका बेनिफिट आप लोगे, तो आप हो गए अल्टीमेट कंज्यूमर। तो मैंने सारा टैक्स का बर्डन आपको पास कर दिया, इसमें मेरी जेब का कुछ नहीं गया, मैंने तो आपसे लिया और गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब इसमें ना एक चेन चलती है, जैसे गुड्स की अगर मैं चेन बताऊं कि गुड्स कैसे 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 ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो देखो सबसे पहले ये समझने का ट्राई करो। सबसे पहले गुड्स बनते हैं, तो गुड्स बनाता कौन है, गुड्स को प्रोड्यूस कौन करता है? गुड्स को प्रोड्यूस करता है मैन्युफैक्चरर, और मैन्युफैक्चरर गुड्स बनाने के बाद उसको उन गुड्स को दे देता है डिस्ट्रीब्यूटर को, और उस पर ना वो कुछ टैक्स चार्ज करता है। ठीक है, अभी टैक्स चार्ज करता है, अब ये समझ के चलो। अब होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर फिर देता है होलसेलर को, होलसेलर देता है रिटेलर को, रिटेलर के पास से अल्टीमेट चले जाते हैं वो कंज्यूमर के पास, और इनके हर लेवल पे ना एक टैक्स लगता जाता है, टैक्स लगता जाता है। कोई बताएगा कि वो टैक्स कौन सा है? जी, इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा एग्जांपल कौन सा है? इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा एग्जांपल अभी है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो हमारे चैप्टर का नेम है, जो हमारा टॉपिक है, जो हम पढ़ने जा रहे थे। सबको क्लियर है क्या? तो अभी मैं आपको बोलूं, अगर मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को अगर गुड्स दिए तो उस पर कुछ जीएसटी चार्ज करके देगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देगा तो उस पर कुछ जीएसटी चार्ज करेगा, ऐसे ही होलसेलर रिटेलर को देगा तो कुछ जीएसटी लगाएगा, और रिटेलर अल्टीमेट कंज्यूमर कस्टमर को देगा। कस्टमर आगे किसको देगा? वो तो किसी को देता नहीं है ना, तो सारा टैक्स उसके पास आ गया, समझे? तो कस्टमर मतलब जो कष्ट से मरे। ओहो, क्या बात बोलिए सर, 100% की बात, 100% सही बात, मजा आ गया सर। कस्टमर जो कष्ट से मरे, तो इस इन सारे लेवल्स पे जीएसटी लग जाता है। अब अगर आपको थोड़ा बहुत अगर इसमें कुछ नॉलेज है, तो मैं आपको बताऊं कि हमारे ना सारे क्वेश्चंस जो है ना वो इसी लेवल पे, इसी चेन में घूमते रहेंगे। ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, अल्टीमेट कंज्यूमर, ये सब हमारा चलता रहेगा इसमें, और इसमें हर लेवल पे जीएसटी मिलता है, और इनको कुछ क्रेडिट्स मिल जाती है जो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। तो हम ये सारी चीजें आगे जाके पढ़ेंगे, आप इसकी चिंता मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, ठीक है सर, यहाँ तक हमको सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं थोड़ा आपको फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ। फ्लैशबैक में चलोगे क्या मेरे साथ? आपको पता है क्या जीएसटी कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था? कोई बताएगा क्या? सर जीएसटी जो है ना वो आया था 1 जुलाई 2017 को। मैंने कहा बिल्कुल सही, 1 जुलाई 2017 को आया था जीएसटी। तो जीएसटी से पहले क्या होता था? जीएसटी से पहले भी तो कुछ इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते होंगे ना, तो अपन पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते कि यार पहले क्या होता था, अब जीएसटी आने के बाद क्या गणित चालू हो गया। ठीक है, सो थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। चलो हम फ्लैशबैक में आ गए, अभी 1 जुलाई 2017 से पहले आ गए। तो अब अपन है ना थोड़ा एक एग्जांपल लेते हैं, मैन्युफैक्चरर का लेते हैं, ट्रेडर का लेते हैं। मैन्युफैक्चरर क्या करता है? मैन्युफैक्चरर गुड प्रोड्यूस करता है, तो उस पर क्या कौन कौन से टैक्स लगते थे वो हम थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं, और उनको क्या क्या तकलीफ आती थी। ठीक है, अब होता क्या था, अब जैसे मैन्युफैक्चरर ने गुड्स प्रोड्यूस किए, सपोज करो उसने कुछ 1 लाख रुपए के गुड्स बनाए, तो गुड्स जैसे प्रोड्यूस होते थे ना उस पर एक्साइज ड्यूटी लग जाती थी। एक्साइज वाले बंदे वहां बैठे रहते थे, एक एक्साइज ड्यूटी होती थी, एक्साइज डिपार्टमेंट होता था, तो डिपार्टमेंट के लोग आते थे, बोले तूने गुड्स प्रोड्यूस किए, पैसा दे, चल पैसा दे, गुड्स प्रोड्यूस करने में पैसा दे, पैसा दे, पैसा दे। ओ हो, अभी तो गुड्स बनाई है और बनते लोग आ गए, लाओ पैसा निकालो, पैसा निकालो। तो सपोज करो अपन ने 1 लाख रुपए के गुड्स बनाए और उस पर एक्साइज ड्यूटी पे करी एट द रेट ऑफ 10%, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो 10,000 रुपीज अपन ने एक्साइज ड्यूटी के नाम पे पे कर दिया। अब एक्साइज ड्यूटी जो होता था ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती थी रुपया अपन से 10,000 रुपए।
अब होता क्या था, चलो ठीक है भाई ले जा, तो अपनी अपनी कॉस्ट क्या हो गई, 1 लाख तो अपन ने गुड्स प्रोड्यूस किए, जो 1 लाख में गुड्स प्रोड्यूस हुआ, प्लस 10,000 अपन ने गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो वैल्यू कितनी हो गई, 1 लाख रुपीज, 1,10,000। अब होता क्या था, जब हम उसको सेल करते थे उन गुड्स को, तो सेल करने पे भी टैक्स लग जाता था, क्योंकि मैंने बताया इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है, प्रोडक्ट और सर्विसेज के सेल पे। तो अगर हम उसको सेम स्टेट में बेचते थे तो वैट लग जाता था, और डिफरेंट स्टेट में सेल करते थे तो उसमें सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स वगैरह लग जाता था। और ये जो वैट और सीएसटी होता था ना, वो स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता था, तो इसमें से हमसे स्टेट गवर्नमेंट भी आगे कुछ पार्ट ले जाती थी। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? तो 1,10,000 हमारी ऑलरेडी वैल्यू हो चुकी थी, उस पर सपोज करो 10% स्टेट गवर्नमेंट ने हमसे एज ए वैट ले लिए, तो 11,000 रुपीज हमसे लेके चली गई। हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 1,21,000। ठीक है। अब इसमें एक और सिस्टम आता था, क्योंकि इंडिया फेडरल सिस्टम फॉलो करता है। यहाँ पे 3 तरह की गवर्नमेंट है, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर आती है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बाद आती है लोकल अथॉरिटीज। अब होता क्या था, लोकल अथॉरिटीज भी बोलती थी अगर आपको पर्टिकुलर सिटी में सेल करना है तो चलो पहले पैसे दो, फिर हम आपको एंट्री देंगे अंदर, वरना एंट्री नहीं मिलेगी। तो ठीक है भाई, तुम भी ले ले लोकल बॉडी टैक्सेस, ऑक्ट्रॉय एंट्री टैक्सेस के नाम पे हम उनको सपोज करो 4,000 रुपीज और दे दिए, तो इसमें क्या हुआ, 1,25,000 रुपीज की वैल्यू होगी। अब मैन्युफैक्चरर परेशान, बोले यार मैं क्या प्रोडक्ट बनाऊं बेचूं या इनको टैक्स ही देता रहूं, क्या है ये, क्या लगा रखा है यार, मैं यहाँ पे बिजनेस करने बैठा हूँ या ये सब करने बैठा हूँ तुम्हारे, हैं खून चूस लो तुम मेरा। तो अब परेशान हो जाता था वो। प्लस इसमें ना उसकी कॉस्ट और लग जाती थी। कैसे? एक्साइज ड्यूटी वाले ना कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते थे, तो उनको मेंटेन करके रखो। वैट वाले, सीएसटी वाले, स्टेट गवर्नमेंट जो हमसे टैक्स लेती थी, तो वैट सीएसटी लेती थी, तो वैट सीएसटी के अलग से डॉक्यूमेंट्स लगते थे, उनको मेंटेन करके रखो। कभी कुछ मांग लेते थे, कभी कुछ मांग लेते थे। ये एलबीटी ऑक्ट्रॉय वाले कभी कहते थे ये चालान दिखाओ, वो चालान दिखाओ, तो इन सबको और मेंटेन करके रखो, तो इसकी कॉस्ट भी जाती थी। वो पहले से परेशान कि मैं बिजनेस करूं या ये सब करूं, तो है ना, ऐसी है सब उनको बहुत तकलीफ आ रही थी। इसी तरह से ट्रेडर क्या करता था, ट्रेडर परचेज और सेल करता था। प्रोडक्ट को परचेज किया और आगे सेल कर दिया, तो उसमें उसकी भी सपोज करो प्राइस थी, जो वो परचेज करता था या सेल करता था, उसकी प्राइस थी 1 लाख रुपीज, प्लस उस पर सेल टैक्स और वैट लग जाएगा अगर वो जब उसको सेल करने जाएगा। तो 10,000 रुपीज अगर उसमें सपोज करो ऐसे लग गया 10%, तो 1,10,000 की वैल्यू हो गई, प्लस उसमें लोकल बॉडी के टैक्सेस और लग गए, तो 1,14,000 की वैल्यू हो गई। इसमें भी उसकी कॉस्ट इनकर हो रही थी इन सबको मेंटेन करने की, और अलग अलग लेवल पे कोई टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा है, कोई किसी का सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है, कोई किसी का लोकल बॉडी को जा रहा है, तो ऐसे बहुत तरीके के टैक्सेस हुआ करते थे, तो लोग परेशान हो जाते थे। फिर एक आता था सर्विस टैक्स। अब सर्विस टैक्स में क्या होता था, ये सर्विसेज पे लगता था, और सर्विस का सारा पार्ट जितना भी रेवेन्यू होता था ना, वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती थी। इसमें स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडी का कोई पार्ट ही नहीं होता था। मतलब अगर कोई विद इन द स्टेट भी अगर मैंने सर्विस दी होगी ना, तो भी सारा सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू नहीं मिलता, तो वो ऐसे ही परेशान थी। प्लस ना लोगों को ये भी नहीं पता रहता था कि कौन सी सर्विसेज पे टैक्स लगेगा, कौन सी सर्विसेज पे टैक्स नहीं लगेगा, वो ऐसे कंफ्यूज होते रहते थे। तो बहुत सारे जने सब परेशान हो गए। उस वक्त मोदी जी आ चुके थे अपने, तो सब मोदी जी के पास गए, मोदी जी ये क्या चल रहा है आपके राज्य में, मोदी जी ये क्या चल रहा है, हमें क्या देख रहे हैं मोदी जी, एक देश एक टैक्स। तो मोदी जी लेके आए वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, एक देश एक टैक्स, एक देश एक टैक्स। और मोदी जी ने सारे टैक्सेस को खत्म किया। और मोदी जी 1 जुलाई 2017 को आए, 1 जुलाई 2017 और आके बोले मेरे भाइयों बहनों, आज से जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस चला करते थे, जैसे वैट, एक्साइज, सीएसटी, एंट्री टैक्स, लोकल बॉडी टैक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे हो चुके हैं बंद, और इन सब की जगह आ गया है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मेरे भाइयों बहनों, ये मेरी तरफ से आप सबको एक तोहफा, और मोदी जी की बात पत्थर की लकीर। ओ साहब, तो सारे टैक्सेस बंद और जीएसटी शुरू। ठीक है, इतना सबको क्लियर है क्या? जीएसटी के पीछे का बैकग्राउंड, तो हमें जीएसटी की नीड क्यों पड़ी? ऐसे ही ना बहुत तरीके के टैक्सेस और हुआ करते थे, लाइक लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, ऐसे तरह तरह के टैक्सेस सारे खत्म कर दिए गए, और उनकी जगह सिर्फ एक टैक्स लाया गया, जीएसटी। क्योंकि लोगों को बहुत सारी तकलीफ हो रही थी ना, जो जैसा मैंने आपको बताया अभी, कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि इनके एक तो पहले कॉस्ट ज्यादा हो रही थी, प्लस इनके अलग से कभी वो सेंट्रल गवर्नमेंट आके ले जा रही है, कभी स्टेट गवर्नमेंट आके ले जा रही है, कभी लोकल अथॉरिटी आके ले जा रही है, हर जगह टैक्स लग रहा था, टैक्स ही टैक्स लग रहा था। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए जीएसटी को लाया गया। इतना सबको क्लियर है क्या? ठीक है सर, यहाँ तक तो हमको क्लियर है। क्विक वे में बता देता हूँ थोड़ा कि कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी में क्लब हुए। तो देखो, सेंट्रल टैक्सेस के एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ऐसे स्टेट टैक्सेस के वैट, सीएसटी, सेल टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी, गैम्बलिंग, बैटिंग, लग्जरी टैक्स, ये सारे जीएसटी में क्लब कर दिए गए, और सिर्फ एक टैक्स रह गया जीएसटी। ये सबको क्लियर है?
ठीक है, तो हमने क्या देखा, जीएसटी जो है वो प्रोडक्ट और सर्विस के सेल पे लगता है। ये एक बिजनेस, इसको बिजनेस टैक्स भी कहते हैं। ये इट इज पेबल बाय 1% टू गवर्नमेंट बट रिकवर्स फ्रॉम अनदर पर्सन। इतना सबको यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ओके सर। Here we saw the background of GST. Now we will move towards the types of GST and how to do accounting of GST in our books of accounts. So let's start. Now मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब जीएसटी है ना, इंडिया में 3 टाइप्स के जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी। वन इज सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सेकंड इज एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एंड थर्ड इज आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यहां तक सबको क्लियर है क्या? ठीक है सर, यहां तक तो हमको क्लियर है। चलो, यहां तक आपको क्लियर है तो आपके मन में आएगा कि ठीक है सर, हमको ये तो पता चल गया कि 3 टाइप्स के जीएसटी है, बट हमें कब कौन सा जीएसटी एक्टिव करना है, कब कौन सा जीएसटी चार्ज करना है, किस टाइम पे कौन सा जीएसटी लगेगा, कब सीजीएसटी लगेगा, कब एसजीएसटी लगेगा, कब आईजीएसटी लगेगा, अब हम ये जानना चाहते हैं। तो चलो ठीक है, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको पूरा ये सब कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। उसमें हम ये भी देखेंगे कि एंट्रीज कैसे पास करते हैं हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से पहले अब आप सबको ये तो पता ही है कि जीएसटी किस पे लगता है। जीएसटी इज चार्ज ऑन प्रोडक्ट और सर्विस एट द टाइम ऑफ सेल। ये तो सबको क्लियर है? हाँ सर, ये तो हमको क्लियर है। ठीक है बेटा, चलो अब हम लेते हैं एक एग्जांपल। अपने एक होते हैं मिस्टर चिराग। मिस्टर चिराग होते हैं, तो मिस्टर चिराग क्या करते हैं? मिस्टर चिराग को है ना शुरू से एक आदत थी। मिस्टर चिराग को क्या, इधर की चीजें उधर करने में बड़ा मजा आता था। इनको जो मजा आता था ना, मैं आपको बता नहीं सकता था। ये इधर की चीजें लेते थे, उधर करते थे, फिर बोलते थे मजा आया। क्या आया? मजा आया। ठीक है, तो मिस्टर चिराग थे। मिस्टर चिराग को इधर की चीजें उधर करने की में बड़ा मजा आता था। तो मिस्टर चिराग ने ना इसी चीज को बोला, इसी चीज को मैं अपना बिजनेस बनाता हूँ। तो इन्होंने क्या किया, और इधर राजस्थानी और इन्होंने लगाई बढ़िया बुद्धि। बोला अब मैं इधर से परचेज करूंगा, उधर सेल करूंगा और बीच में अपना प्रॉफिट कमाऊंगा। तो क्या करते थे, इधर से लेते थे, उधर दे देते थे। मतलब हम भी यही कर रहे थे, इधर की चीजें उधर करना। ठीक है, तो मिस्टर चिराग थे। मिस्टर चिराग की क्या थी? मिस्टर चिराग की थी एक स्टेशनरी शॉप। ठीक है, अब क्या हुआ, मिस्टर चिराग ने क्या स्टेशनरी शॉप ओपन करी। तो मिस्टर चिराग किसी से परचेज करते होंगे, किसी को सेल करते होंगे। तो मिस्टर चिराग जिनसे परचेज करते थे ना, उनको कहते थे सप्लायर। जिनसे हम परचेज करते हैं उनको क्या बोलते हैं? जिनसे हम परचेज करते हैं उनको बोलते हैं सप्लायर। हम जिनको सेल करते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं? वो हमारे बायर होते हैं, वो हमसे खरीदते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं बायर। तो इसी तरह मिस्टर चिराग के 2 सप्लायर थे। एक थे मिस्टर ए जो कि थे राजस्थान से, और एक थे मिस्टर बी जो कि थे गुजरात से। अब हुआ क्या, मिस्टर ए से मिस्टर चिराग ने कुछ परचेज किया, मान लो रजिस्टर्स परचेज किए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो उन्होंने परचेज किया ना, मैं यहाँ पे जो कुछ भी लिख रहा हूँ मिस्टर चिराग के एंगल से लिख रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, मिस्टर चिराग ने परचेज किया मिस्टर ए से, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परचेज प्राइस। सपोज करो उन्होंने 1000 रुपीज के रजिस्टर्स परचेज किए। ठीक है, तो ये मिस्टर ए के लिए तो क्या हो गया, मिस्टर ए के लिए सेल हो गया, और मिस्टर चिराग के लिए क्या हो गया, मिस्टर चिराग के लिए हो गया परचेज। ठीक है, अब मैंने आपको बताया जीएसटी कब लगता है। जीएसटी लगता है, जीएसटी चार्ज ऑन प्रोडक्ट और सर्विस एट द टाइम ऑफ सेल। तो मिस्टर ए के लिए क्या हुई, मिस्टर ए के लिए सेल हुई, तो मिस्टर ए उस पे क्या अपन को चार्ज करके देंगे, उस पे क्या लगा के देंगे, उस पे जीएसटी लगा के देंगे। तो उन्होंने उसमें ऐड कर दिया जीएसटी एट द रेट ऑफ, सपोज करो ये है 12%। तो जीएसटी कितना हो गया, जीएसटी हो गया 120। यहां तक सबको समझ में आता है क्या? जी सर, ये तुमको समझ में आया। अब इस ट्रांजेक्शन को बताऊं क्या बोलते हैं? आपको किसी को पता है कि इस ट्रांजेक्शन को क्या कहेंगे? देखो, मिस्टर चिराग कहां से है? मिस्टर चिराग भी राजस्थान से है और मिस्टर ए भी राजस्थान से है। तो ये ट्रांजैक्शन विद इन द सेम स्टेट हुआ है, समझ रहे हो? सेल सेम स्टेट में हुई है। तो मैं इसको, इस ट्रांजैक्शन को, जब भी ट्रांजैक्शन सेम स्टेट में होते हैं तो उन ट्रांजैक्शन को बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। ये समझ में आता है क्या? क्योंकि ये दोनों राजस्थान से हैं, सेल राजस्थान तो राजस्थान में ही हुई है। तो इस ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं? इस ट्रांजैक्शन को बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। क्लियर? When sale of goods, services or both are made within the same state, then it is called intra-state. यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर, ये तो हमको समझ में आ गया। अब जब भी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होता है ना, तो हमेशा 2 तरह के जीएसटी एक्टिव हो जाते हैं। वो जैसे सुनेंगे इंट्रा स्टेट तो वो भागे 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 दौड़े आ जाएंगे। वो 2 जीएसटी कौन कौन से होते हैं सर? तो देखो बेटा, वो 2 जीएसटी होते हैं। एक होता है सीजीएसटी, ओके, और एक होता है एसजीएसटी। ठीक है सर, ये तो हमको समझ आ गया कि जब भी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होगा तो एक होगा, उसमें आ जाएगा एक सीजीएसटी आ जाएगा और एक एसजीएसटी आ जाएगा। बट सर ये कितने अमाउंट से आएंगे, इनकी रेट क्या होगी?
तो बेटा जो इनकी रेट होती है वो 50% होती है, इक्वल होते हैं, 50-50% होते हैं। तो आप ये बोल लो 50% ऑफ जीएसटी रेट और 50% ऑफ जीएसटी अमाउंट। जैसे कि इसमें इसकी रेट क्या हो गई, जीएसटी की हमारी टोटल रेट कितनी थी 12%, तो ये हो जाएगा एट द रेट ऑफ 6%, 50% ऑफ जीएसटी रेट, और ऐसी एसजीएसटी भी हो जाएगा एट द रेट ऑफ 6%। और इनका अमाउंट कितना हो जाएगा, इनका अमाउंट हो जाएगा ₹60। यहां तक सबको क्लियर है क्या? ठीक है सर, ये तो हमको क्लियर है। ओके, मैंने कहा ठीक है। अब ऐसी इन्होंने कुछ परचेजेस जो करी है अपनी, वो करी है मिस्टर बी से। मिस्टर बी कहां से थे, मिस्टर बी गुजरात से थे। समझ लो इन्होंने उनसे लिए कुछ, इन्होंने पेन्स वगैरह, कलर पेन वगैरह इन्होंने उनसे परचेज किए, मिस्टर चिराग ने मिस्टर बी से परचेज किए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं परचेज प्राइस। सपोज करो इन्होंने जो यहाँ पे परचेज करी वो करी 1500 रुपीज की, और उस पर वापस से मिस्टर बी कुछ जीएसटी चार्ज करेंगे। जीएसटी सपोज करो एट द रेट ऑफ 18% है, तो जीएसटी इस पे कितना आ जाएगा बेटा, तो जीएसटी आ जाएगा 270 रुपीज। ठीक है यहाँ तक। अब इस ट्रांजेक्शन को क्या बोलेंगे, ये ट्रांजेक्शन है ना दो स्टेट्स के बीच में हो रहा है। आपको दिख रहा है मिस्टर बी कहां से है, मिस्टर बी है गुजरात से, ये देखो, और मिस्टर चिराग कहां से है, मिस्टर चिराग है राजस्थान से। तो इसमें दो स्टेट्स इन्वॉल्व हो गए। जब भी दो स्टेट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी सेल ट्रांजेक्शन में, तो उस ट्रांजेक्शन को बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं मेरे भाइयों बहनों, उनको बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। ओ, समझ में आया क्या? हाँ भैया, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। तो व्हेन सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ आर मेड outside the state or there are two states involved, it is called interstate transaction। ओके भैया, यहाँ तक हमको क्लियर है। अब इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन के बीच में क्या होगा, इंटरस्टेट जैसे ट्रांजैक्शन आएगा तो आईजीएसटी एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आईजीएसटी एक्टिव। बोले अरे ये तो इंटरस्टेट है, चलो 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 चलो, तो यहाँ पे आ गया आईजीएसटी। अब आईजीएसटी का रेट क्या होगी और उसकी वैल्यू क्या होगा, तो आईजीएसटी की रेट जो होती है वो बेटा पूरा 100% ऑफ जीएसटी रेट होता है। इसमें सिर्फ आईजीएसटी ही आएगा 18%, और अमाउंट वही हो जाएगा ₹270। यहां तक बताओ मुझे क्लियर है क्या, सब मुझे बताओ क्लियर है क्या? हाँ सर, हमको यहां तक सब कुछ समझ में आया। तो चलो, अब आपको यहां तक समझ आया, तो हम देखते हैं अब मिस्टर चिराग ये जितना भी इन्होंने ट्रांजैक्शन किया है परचेज का, अब ये इनको बुक में रिकॉर्ड कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें जीएसटी इन्वॉल्व है। आप नॉर्मल परचेज की एंट्री तो सीख के आए ही हो, अब उसमें जीएसटी इन्वॉल्व हो जाता है तो हम उसकी अकाउंटिंग एंट्री, उसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, चलो देखते हैं। ठीक है, तो जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ परचेज। अब अगर इसमें जीएसटी नहीं होता तो हम नॉर्मल एंट्री क्या पास करते हैं, तो सर हम नॉर्मल एंट्री पास करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू, अगर क्रेडिट पे लिया है तो क्रेडिटर, जो अपने केस में क्या है क्रेडिट पे लिया है। अगर नहीं होता तो अपने केस में क्या हो जाता है, वो अपने केस में तो क्रेडिटर है, और वो क्या हो सकता है क्रेडिटर के अलावा, कैश या फिर बैंक। ठीक है, अब इस वाली एंट्री में अपन ने जब जीएसटी भी इसमें इंक्लूड है तो इसमें क्या हो गया, अपन ने परचेज तो डेबिट किया है तो सबको क्लियर है। अब जब अपन परचेज करते हैं ना, तो परचेज के टाइम अपन को जीएसटी पे कर रहे हैं, तो उस जीएसटी का नाम होता है, उस जीएसटी का नेम क्या होता है, उस जीएसटी का नेम होता है इनपुट जीएसटी। क्या होता है, इनपुट जीएसटी। सर हमको ना बस ये कंफ्यूज होता है, हमको समझ नहीं आता कि इनपुट, हम कंफ्यूज हो जाते हैं इनपुट कब होता है और आउटपुट अभी आने वाला है तो वो कब होता है। तो चलो पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। परचेज के टाइम क्या होता है, परचेज के टाइम हम कुछ, जैसे हमने कुछ प्रोडक्ट खरीदा तो वो हमारे पास आया, हमारे पास इन हुआ, वो प्रोडक्ट इन हुआ। तो जब भी कोई चीज इन होती है तो उस पर क्या लगता है, उस पर इनपुट टैक्स लगता है। क्या लगता है, इनपुट टैक्स। अब आपको समझ में आया, इनपुट जीएसटी। क्या लगता है, इनपुट जीएसटी। क्लियर, इनपुट जीएसटी। इनके वक्त क्या लगेगा, इनपुट जीएसटी। ठीक है सर, ठीक है सर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट। अब आप बोलोगे सर हमको परचेज अकाउंट डेबिट तो समझ में आता है, बट हमने इनपुट जीएसटी को डेबिट क्यों किया। अब देखो बेटा, इसको समझने के ना दो तरीके हैं। मैं अगर जो आपको फर्स्ट तरीका बताऊंगा ना वो एकदम सही नहीं है, बट अभी अगर आपको किसी को समझना है उस तरीके से तो समझ सकता है, बट वो सही तरीका नहीं है। तो सुनो,
एक तरीका क्या होता है, हमने इनपुट जीएसटी सामने वाले को पे किया, मिस्टर ए को हमने पे किया, तो हमारे लिए क्या हो गया, हमारे लिए अगर कोई माने इसको तो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, अगर कोई ऐसा सोचना चाहे तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, बट ये तरीका गलत है। अब दूसरा तरीका सुनो, इनपुट जीएसटी है ना हमारी एसेट है। एसेट है सर? एसेट कैसे है? इनपुट जीएसटी एसेट है सर? कैसे सर, थोड़ा हमको बताओ। सपोज करो आपके पास 500 रुपीज है और आपका एक फ्रेंड है, और उस आपके फ्रेंड को पैसों की नीड है 500 रुपीज की, तो आपने क्या किया, वो 500 रुपीज आपके फ्रेंड को दे दिए, तो ये क्या आपका एक्सपेंस हो गया क्या? मेरे को बताओ, ये आपका एक्सपेंस हो गया क्या? नहीं सर, ये तो हमारा एक्सपेंस कैसे हुआ, 500 तो हमारा कैश है, वो तो हमारी एसेट है, वो तो हमने उसको कुछ टाइम के लिए पैसा दे दिया है, वो हमको थोड़े टाइम बाद वापस दे देगा, वो तो हमारी एसेट ही रहेगी, वो हमारा एक्सपेंस तो हुआ नहीं। उसी तरह से इनपुट जीएसटी भी हमारी एसेट है। इनपुट जीएसटी हमें बाद में जाके रिकवर हो जाता है, तो वो कोई चीज अगर बाद में जाके हमको वापस मिल जाएगी तो वो हमारा एक्सपेंस कैसे हुआ, वो तो हमारी एसेट हुई ना। कि कोई चीज हमने अभी उसको पैसे दिए, बट वो पैसा हमको बाद में रिकवर हो जाएगा, तो अगर कोई चीज बाद में रिकवर हो जाएगी तो अभी हमारे लिए क्या है, वो अभी हमारे लिए एसेट है। अब आप सोचोगे कि सर बाद में रिकवर हो जाएगी, तो ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, जब हम सेट ऑफ के रूल्स पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि ये में रिकवर कैसे होता है, बट अभी हम मान के चलो ये हमें बाद में जाके आगे जाके हमको वापस से मिलने वाला है, इसलिए हमारी एसेट है, इसलिए हमने इसको डेबिट किया है। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? हाँ सर, अब हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आया। तो क्या एंट्री हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर या कैश और बैंक, ये तो हो गई मेरी स्टैंडर्ड एंट्री। अगर कोई आपसे पूछे कि चलो चलो बताओ जीएसटी के टाइम क्या एंट्री होती है, तो आप ये वाली एंट्री बता दीजिएगा। बट अगर अपन इस केस में देखें तो इस केस में देखो, एक था इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन और एक था अपना इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, तो अपन इस कॉन्टेक्स्ट में अगर एंट्री पास करना चाहे तो वो एंट्री क्या होगी, तो देखो वो एंट्री में पास करता हूं। इन द केस ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, तो मैं यहां पे लिखता हूं परचेज अकाउंट डेबिट। अब यहां पे मेरे दो जीएसटी एक्टिव हो चुके थे, कौन सा था, सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, ये हमने किससे लिया, हमने क्रेडिट पे परचेज किया है, तो टू क्या आ जाएगा, टू यहाँ पे आ जाएगा मिस्टर ए। ये सबको क्लियर है क्या, अमाउंट क्या क्या हो जाएगा, तो हमने परचेजेस हमारी कितने रुपीस की थी, परचेजेस हमारी थी 1000 रुपीज की, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1000, और हमारा इनपुट सीजीएसटी कितना था, हमारा इनपुट सीजीएसटी था 60 रुपीज, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 60, और इनपुट एसजीएसटी भी कितना है, एसजीएसटी भी हमारा है 60, तो हम यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे भी लिख देंगे 60। एक मिनट रुको, मैंने यहाँ पे लिख दिए 60, और टोटल मैंने उनको कितना पे कर दिया, टोटल मैंने उनको पे किया है 1120। ये सबको क्लियर है क्या एंट्री? हाँ सर, ये तो हमको समझ में आ गया। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया अच्छी बात है। चलो अब हम आगे देखेंगे। ठीक है सर, फिर दूसरी एंट्री हमारी क्या हुई थी, दूसरी एंट्री थी हमारी इन द केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। तो वो एंट्री क्या होगी, वो एंट्री हमारी होगी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट, इसमें क्या आएगा, इसमें इंटर स्टेट में क्या लगता है, इंटर स्टेट में लगता है आईजीएसटी, तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू
मिस्टर ए, इसमें कितने रुपीस आ जाएंगे, इसमें हमने 1500 का हमने परचेज किया था, उस पे जीएसटी कितना था, उस पे जीएसटी था 270 रुपीज। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1770। क्लियर? कोई बताएगा मुझे, क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल, हमें सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। इसको हम थोड़ा सा नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं एक बार। ठीक है सर, तो ये हो गई आपकी परचेज की एंट्री। अब क्या हुआ, अब मिस्टर चिराग के पास प्रोडक्ट्स आ गए, उन्होंने परचेज कर लिए, उनके पास स्टेशनरी आ गया। वो स्टेशनरी का क्या करेंगे, वो इधर से लेते हैं उधर देते हैं, तो उधर क्या करेंगे, उधर अब वो सेल करेंगे। तो सेल करने के वक्त अगर देखो, अब सेल करने के वक्त क्या होगा, अब अपन मिस्टर सारा चिराग के एंगल से देख रहे हैं। तो सेल कर, सपोज करो उन्होंने ये वाला जो ट्रांजेक्शन किया वो उन्होंने सेल किया, तो उनकी जो सेलिंग प्राइस थी, उन्होंने इस चीज को बेचा 1200 में। अभी सेल कर रहे हैं, तो मैंने बताया था आपको, प्रोडक्ट या सर्विस अगर हम सेल करते हैं तो उस पर क्या चार्ज करते हैं, उस पर जीएसटी चार्ज करते हैं। तो इसमें क्या ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे जीएसटी। जीएसटी वही अपन मान लेते हैं 12% से है, तो 1200 का 12% कितना हो जाता है, 144। अब ये ट्रांजेक्शन क्या हो गया, मिस्टर चिराग कहां से थे, मिस्टर चिराग है राजस्थान के, और मिस्टर एक्स भी कहां से है, मिस्टर एक्स भी है राजस्थान से। तो ये ट्रांजेक्शन विद इन द सेम स्टेट है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। ओह, इंट्रा स्टेट, ठीक है सर। फिर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, तो ये सुन के सीजीएसटी और एसजीएसटी के कान खड़े हो जाएंगे और वो भागे भागे यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी इक्वल इक्वल आ जाएंगे ये दोनों। तो ये कितने कितने आ जाएंगे बेटा, ये आ जाएंगे एट द रेट ऑफ 6%, और ये भी आ जाएगा एट द रेट ऑफ 6%। तो कितना हो गया, ये हो गया ₹72, और ये भी कितना हो गया, ये भी हो गया ₹72। ये तो सर आपको क्लियर हो गया। अब ऐसे ही मिस्टर चिराग ने मिस्टर वाई को भी सेल किया। मिस्टर वाई कहाँ थे, मिस्टर वाई पंजाब में थे। तो अब मान लो इन्होंने जो ये सेल किया, इसकी सेलिंग प्राइस थी 1800 रुपीज, और उस पे क्या ऐड करेंगे, उस पे ऐड करेंगे जीएसटी एट द रेट ऑफ, सपोज कर लेते हैं 18%। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 324। अब इस केस में क्या होगा, ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, मिस्टर चिराग कहां से है, मिस्टर चिराग राजस्थान से है, मिस्टर वाई पंजाब से है। तो यहाँ पे दो स्टेट्स इन्वॉल्व हो गए, टू स्टेट्स इन्वॉल्व, सेम ट्रांजेक्शन मेड बिटवीन टू स्टेट्स, टू डिफरेंट स्टेट्स। तो ये क्या हुआ, ये हुआ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में क्या आता है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में आता है आईजीएसटी, आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 18%। तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 100% ऑफ आईजीएसटी, 100% ऑफ जीएसटी रेट आईजीएसटी हो जाता है। तो ये हो जाएगा ₹324। यहां तक सबको समझ आया क्या, अरे बोलो ना, आया क्या? हाँ सर, हमको समझ में आया। तो अगर हम इसकी एंट्री पास करेंगे बुक में इस सेल की, तो क्या होगी, तो अब जो हम सेल के वक्त जो हम जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, अब देखो उसको कहते हैं आउटपुट जीएसटी। उसको क्या कहते हैं, आउटपुट जीएसटी। इसमें क्या हो रहा है, हम सेल कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट हमारे बिजनेस से आउट हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो बाहर जा रहा है तो उस पर क्या लगता है, उस पर लगता है आउटपुट जीएसटी। आउट होने पे क्या लगता है, आउटपुट जीएसटी। इन होने पे क्या लगता है, इनपुट जीएसटी। वाह सर वाह, ये तो हमको बैठ गया हमारे दिमाग में। अगर हम इसकी एंट्री पास करेंगे तो क्या होगा, नॉर्मल केस में सेल की एंट्री क्या होती है, नॉर्मल केस में सेल की एंट्री होती है सर, या तो डेटर होता है, तो अगर उधार पे माल बेचा है तो हम क्या कहते थे, डेटर अकाउंट डेबिट, या फिर कैश, या फिर बैंक। इन तीनों में से कोई एक चीज होगी। इसको ये भी हो जा, ठीक है, डेटर या फिर कैश या फिर बैंक, अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और इसमें क्या आ जाएगा, इसमें हमने आउटपुट जीएसटी इसके साथ और आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर सेल तो समझ में आता है, क्रेडिट हुई,
बट आउटपुट जीएसटी को क्रेडिट क्यों किया? अब देखो, आउटपुट जीएसटी क्या है? आउटपुट जीएसटी हमारी इनकम है क्या? आउटपुट जीएसटी तो हमारी इनकम नहीं है। ये तो क्या होगा, ये तो हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे, क्योंकि हमने देखा इनडायरेक्ट टैक्स हम जो भी कलेक्ट करते हैं वो हम गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। तो ये हमारी लाइबिलिटी हुई। तो लाइबिलिटी के बैलेंसेस क्या होते हैं? लाइबिलिटी के बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं। इसलिए इसको क्या कर दिया? इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया, सिंपल। तो आउटपुट जीएसटी क्या हो गया? आउटपुट जीएसटी हमारी लाइबिलिटी है। हमने सामने हमारे कस्टमर से तो ले लिया, बट हमको गवर्नमेंट को पे करना है, तो वही हमारी मनी तो है नहीं, तो हमें गवर्नमेंट को जाके पे कर देंगे। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसलिए इसको क्रेडिट करते हैं। उसका नाम क्या है? इसका नाम है आउटपुट जीएसटी। ये सबको क्लियर है? ठीक है। ये तो हमारी क्या हो गई? हमारी हो गई स्टैंडर्ड एंट्री। तो मैं इसको यहां से कॉपी पेस्ट कर देता हूं। अरे हो जा बेटा। इसके भी नखरे हैं। चलो 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 चलो, हो जाओ पेस्ट, हो जाओ पेस्ट, हो जाओ पेस्ट। अरे ये क्या हुआ? चलो मैं लिख ही देता हूँ, नहीं हो रहा तो ठीक है, छोड़ो। अपन तो लिख ही देता। ओ हो, अब ये पेस्ट हो रहा है। हम्म। छोड़ो, अपन तो लिख ही देते हैं। ये हमारी क्या हो गई? हमारी हो गई स्टैंडर्ड एंट्री। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर, ये हमको क्लियर है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें भी हमारे दो तरीके के ट्रांजेक्शन हुए। एक क्या हुआ हमारा इंटर स्टेट, और एक क्या हुआ इंट्रा स्टेट। तो हम इनकी अगर एंट्री पास करना चाहे अलग अलग, तो इनकी एंट्री क्या होगी? इनकी एंट्री होगी इन द केस ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा, अपने केस में आ जाएगा इंट्रा स्टेट में अपन ने किसको बेचा? अपन ने बेचा है मिस्टर एक्स को। तो यहां पे आ जाएंगे मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट जीएसटी। और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, अपन ने सेलिंग प्राइस अपनी क्या है? सेलिंग प्राइस है अपनी 1200। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1200। इस पे जीएसटी कितना है? 144। तो ये टोटल कितना हो गया? ये हो गया 1344। और यहाँ पे इसको आप करिए मिस्टर बी। मेरे को किसी ने बताया भी नहीं। अपन ने ये तो मिस्टर बी से लिया ना। एक मिनट, कौन है? ये है मिस्टर बी। ठीक है सर, ये वाली एंट्री क्लियर हुई। तो आउटपुट जीएसटी नहीं आएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। और ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 72। और ये भी कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 72। आप में से कोई मुझे बताता नहीं है आजकल, क्या बात है। इसको भी मैं कर देता हूं 72। ठीक है सर, यहां तक हमको क्लियर है। ओके, फिर ऐसे ही इंटर स्टेट के केस में क्या हो जाएगी एंट्री? इन द केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, तो एंट्री क्या हो जाएगी? इसमें हो जाएगी मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू सेल। और इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आएगा टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। हमने कितने में सेल करा? हमने करा 1800 में। तो सेल में क्या आ जाएगा? 1800। आउटपुट आईजीएसटी कितना है? 324। तो ये कितना हुआ? 2124। यहां तक सबको क्लियर है क्या? ये एंट्री सबको क्लियर हुई? कोई डाउट रहा आपको? नहीं सर, ये तो हमको क्लियर हो गया।
तो हमने क्या देखा, हमने देखा जब भी हम परचेज करते हैं तो परचेज के हमारा हमारे पास स्टॉक इन होता है तो उसमें क्या लगता है, उसमें लगता है इनपुट, इनपुट जीएसटी। और जब हम सेल करते हैं तो हमारा स्टॉक आउट होता है तो आउट के वक्त क्या लगता है, आउटपुट जीएसटी। और इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में क्या आता है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में आता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में क्या आता है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में आता है आईजीएसटी। यहां तक सब क्लियर है? ठीक है सर, यहां तक हमको क्लियर है। ओके, वेल एंड गुड। सो ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है सर, है ना। तो अगर मैं आपको, मैंने अब यहाँ पे जो लिखा है वो मैं एक बार आपको पढ़ा देता हूँ। वैसे मैंने एग्जांपल के थ्रू सब कुछ कवर कर लिया है, बट फिर भी हम एक बार इसको रीड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ जीएसटी, वन इज सीजीएसटी, सेकंड इज एसजीएसटी एंड थर्ड इज आईजीएसटी। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी both are charged when sale of goods or services or both are made within the state, and this transaction is called intra-state transaction. So CGST and SGST are charged when there is intra-state transaction, and CGST is the revenue of central government and SGST is the revenue of state government, and both are charged at the rate of 50% of GST rate each. ठीक है। And in case of IGST, IGST is levied in case of interstate transaction. And what is interstate transaction? Interstate transaction is when sale of goods or services or both are made outside the state. That is where two states are involved. It is called interstate transaction. And in case of interstate transaction, IGST is levied, and IGST is the revenue of central government, and IGST is the levied at the rate of 100% of GST rate और 100% of GST amount. ये मैंने यहाँ पे लिखा है, सबको क्लियर है? ठीक है सर, ये तो हमको क्लियर है। अब हम आगे कुछ और एंट्रीज देख लेते हैं। अब और एंट्रीज किस किस चीज की हो सकती है। जैसे हमने यहाँ पे परचेज किया और यहाँ पे सेल किया है, तो हो सकता है हमने जो परचेज किया हम उसको रिटर्न कर दें, तो परचेज रिटर्न की एंट्री। और ऐसे हो सकता है जो हमने सेल किया वो वापस हमारे पास रिटर्न होके आ जाए, तो सेल्स रिटर्न की एंट्री। अब किसी भी चीज की रिटर्न मतलब रिवर्स एंट्री करनी हो तो हम उसके लिए क्या करते हैं, देखो परचेज रिटर्न की नॉर्मली एंट्री क्या होती है, हमने नॉर्मली हम परचेज को क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। बट जब हम परचेज को रिटर्न कर देंगे तो हम क्या करेंगे, परचेज को क्रेडिट कर देंगे। देखो अकाउंटिंग में कैसा होता है, अकाउंटिंग में अगर किसी भी चीज को रिवर्स करना हो ना तो डेबिट साइड को उसको क्रेडिट कर दो और क्रेडिट को डेबिट कर दो, इसको बोलते हैं रिवर्स करना अकाउंटिंग में। तो देखो परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है परचेज में ये होते हैं क्रेडिट, तो हम इनको कर देंगे डेबिट। सो क्रेडिटर कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस और टू इनपुट जीएसटी, मतलब ये पूरी की पूरी एंट्री हो गई रिवर्स। ठीक है। अब अगर आपका इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है तो क्या होगा, यहाँ पे टू इनपुट जीएसटी की जगह आ जाएगा टू इनपुट सीजीएसटी एंड टू इनपुट एसजीएसटी। और अगर ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है तो क्या आ जाएगा, टू इनपुट आईजीएसटी। इसी तरह सेल रिटर्न की एंट्री क्या होगी, नॉर्मली सेल क्या होती है, नॉर्मली सेल क्रेडिट होती है, बट हम इसको रिवर्स करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, हम इसको डेबिट कर देंगे। तो सेल अकाउंट डेबिट, इसमें आउटपुट जीएसटी हमने पहले क्या किया था, आउटपुट जीएसटी को क्रेडिट किया था, तो ये वापस इसको रिवर्स करने के लिए आउटपुट जीएसटी को डेबिट कर देंगे। सो सेल अकाउंट डेबिट, आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू डेटर और कैश और बैंक। ये सबको क्लियर है। अब इसमें भी सेम, इसमें भी अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, एंड इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? हाँ सर, यहां तक हमको क्लियर है। अब होता क्या है ना बेटा, जीएसटी में ना कुछ एक्सपेंसेस भी इंक्लूड होते हैं, मतलब कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी होते हैं और कुछ ऐसी इनकम्स भी होती है जिन पे जीएसटी चार्ज होता है। तो हम देखेंगे कि उनकी एंट्री कैसे करें। ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे इनकम्स और एक्सपेंसेस है जिन पे जीएसटी लगता है, बट आपको ये सब याद करने की नीड नहीं है, क्लास 11th का मुद्दा नहीं है, आपको सब याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि इस एक्सपेंसेस पे और इस इनकम पे जीएसटी लगेगा। ठीक है, बट हम देख लेते हैं एंट्री क्या होगी। ठीक है, एक्सपेंसेस का नेचर सेम परचेज जैसा चलेगा और इनकम का नेचर सेम सेल जैसा चलेगा। देखो एक्सपेंसेस क्या हुआ, एक्सपेंसेस ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, तो हम एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। तो अगर इसमें जीएसटी है तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट। इनपुट जीएसटी क्यों, ये हमारी एसेट है, क्योंकि मैंने बताया ये पैसा हमको बाद में जाके रिकवर हो जाएगा। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू कैश, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे से बैंक और कैश का पेमेंट कम हो जाएगा। ठीक है। एंड अगर ये इंट्रा स्टेट है तो इसमें क्या हो जाएगा, हो जाएगा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। और अगर ये इंटर स्टेट है तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। सिमिलरली इन केस ऑफ इनकम, इनकम में कैसा होगा, इनकम में हमको पैसा रिसीव होता है, हमको कैश रिसीव होता है, तो हम क्या करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू इनकम कर देंगे
ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड, सो इनकम डेबिट हो जाएगी। एंड टू आउटपुट जीएसटी, क्योंकि इसमें क्या जीएसटी, अगर किसी इनकम पे जीएसटी चार्ज हो रहा है तो हमको जीएसटी भी मिलेगा, बट जीएसटी हमारी लाइबिलिटी है, सो वी विल पे दिस अमाउंट टू गवर्नमेंट, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको लाइबिलिटी को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम टू आउटपुट जीएसटी। अब एक्सपेंसेस के क्या एग्जांपल होते हैं, किन किन पे जीएसटी लगता है, तो देखो मैं कुछ आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस हुए, आपके एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हुए, इंटरनेट एक्सपेंसेस हुए, आपने रेंट पे किया तो रेंट एक्सपेंसेस, ये सब आते हैं जिन पे जीएसटी लगता है। ऐसे कुछ इनकम्स का एग्जांपल क्या क्या होगा, इनकम रेंट रिसीव्ड, अगर आपको कोई रेंट रिसीव्ड हुआ है तो उस पर जीएसटी चार्ज लग के आ सकता है। और कमीशन रिसीव्ड, कमीशन अगर आपको कोई रिसीव हो रहा है तो उस पर भी जीएसटी चार्ज होता है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? जी सर, यहां तक हमको क्लियर है। ओके, सो नाउ आज की क्लास का हम एक आखिरी कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, फिर हम आज की क्लास फिनिश करेंगे। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑन विच जीएसटी इज लेविड, जीएसटी इज चार्ज्ड। हम बेसिकली ये तो देख ही चुके हैं कि जीएसटी इज चार्ज ऑन सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, but it is a possibility that there are some adjustments in sales value like trade discount given, cash discount given, so we have to find a final sales value on which GST is charged. So मेरे साथ आप एक ऑर्डर देखो, आपको उसी ऑर्डर में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको फाइनल सेल्स वैल्यू डिराइव हो जाएगी, फाइनल सेल्स वैल्यू मिल जाएगी। तो वो ऑर्डर क्या है, तो मेरे साथ वो ऑर्डर आप लिखो। ठीक है सर, हम आपके साथ साथ लिखते हैं, आप भी लिखो हम भी लिखते हैं। मैंने कहा हाँ चलो साथ में लिखते हैं। ठीक है सर। सो वो ऑर्डर क्या है, सबसे पहले हमको एक ग्रॉस सेल वैल्यू दी हुई रहेगी, हम उसमें से सबसे पहले क्या लेस करेंगे, उसमें से सबसे पहले हम लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ओह, देन क्या लेस होगा, देन लेस होगा कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट कौन सी वैल्यू पे लेस होगा, कैश डिस्काउंट हमेशा लेस होगा ग्रॉस सेल्स वैल्यू लेस ट्रेड डिस्काउंट। अब ये भी हो सकता है कि हमको कुछ पार्ट इमीडिएटली पेमेंट उसने कर दिया हो तो हमें सिर्फ कैश डिस्काउंट उतने पार्ट पे ही मिलेगा, या अगर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगी। तो कैश डिस्काउंट हमेशा ध्यान रखना, कैश डिस्काउंट अगर आपको पार्टली पेमेंट हो रहा है तो जितना भी पार्टली पेमेंट हुआ है उस पर आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। अदरवाइज अगर फुल पेमेंट हो रहा है तो फुल पेमेंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा। ठीक है, ओके सर। और भी टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती है कि 30 डेज में पेमेंट कर देते तो कैश डिस्काउंट मिलेगा, वो वगैरह सब क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। कैश डिस्काउंट तो ये आपके पास क्या डिराइव हो गई फाइनली, ये आ गई आपके पास नेट सेल्स वैल्यू। अच्छा सर, ये होता है नेट सेल्स वैल्यू। ये हम पहले ग्रॉस सेल्स वैल्यू में से क्या लेस कर दे, ग्रॉस सेल्स वैल्यू में से हम लेस कर देते हैं ट्रेड डिस्काउंट देन कैश डिस्काउंट, तो हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास आ जाती है नेट सेल्स वैल्यू। अब आप समझे। अब हम इस पे कुछ एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है सर, अब कौन सा पेन लिया जाए, चलो पेन हम ले लेते हैं ऑरेंज। ओके ठीक है, एक मिनट। सो एग्जाम्पल नंबर 1, अमरसंस दिल्ली सोल्ड गुड्स टू अतुल ब्रोस दिल्ली। यहाँ पे अमरसन कौन हो गया, अमरसन हो गया सेलर, एंड अतुल ब्रोस कौन हो गया, अतुल ब्रदर्स हो गए बायर। तो अमरसन ने दिल्ली सोल्ड गुड्स टू अतुल ब्रदर्स दिल्ली ऑफ लिस्ट प्राइस ₹20,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पे अपन को ग्रॉस सेल वैल्यू कितनी दे रखी है, 20,000। इसमें से हम क्या लेस कर देंगे, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे। कितना कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट लेस, 10%। 10% किसका, 20,000 का, 10% ऑफ 20K, तो ये कितना हो गया 2,000। अब इसमें कैश डिस्काउंट तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में, तो कैश डिस्काउंट 0। सो हमारे पास नेट सेल वैल्यू आ गई, तो ये कितनी हो गई 18,000। अब इस पे जीएसटी निकाल लेंगे, तो CGST कितना है @6% एंड SGST कितना है @6%। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18,000 इंटू 6%, तो 1080 एंड
अपना SGST भी कितना हो जाएगा 18,000 का 6%, ये कितना हो गया 1080। तो हमारी फाइनल इनवॉइस प्राइस कितनी हो जाएगी? अगर आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ रहता कि आप इनवॉइस प्राइस भी निकालो, इनवॉइस प्राइस क्या होगी? इनवॉइस प्राइस आफ्टर GST ऐड करने के बाद आएगी, तो वो कितनी हो जाएगी 18,000 प्लस 1080 प्लस 1080, तो हमारी हो जाएगी 20,160, 20,160। क्लियर? ठीक है सर, ये तो क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। अब एग्जांपल नंबर 2 में चलते हैं। हरी एंड कंपनी दिल्ली सोल्ड गुड्स टू अनिल एंड कंपनी। सो हरी एंड कंपनी सेलर एंड अनिल and company is buyer of list price of rupees 1 lakh less paid discount at the rate of 20%. So यहाँ पे ग्रॉस सेल वैल्यू कितना है 1 लाख माइनस ट्रेड डिस्काउंट, तो ये हो जाएगा 20% ऑफ 1,20,000, तो ये मेरे पास आ गया 80,000। अब मेरे को दे रखा है कि कैश डिस्काउंट इज 2% एंड अनिल एंड कंपनी पे द अमाउंट एट द टाइम ऑफ सेल, मतलब इन्होंने फुल अमाउंट पे कर दिया है। तो कैश डिस्काउंट कितना आ जाएगा 2% ऑफ 80K, ये कितना होता है 2% ऑफ 18K? 80K का 2% होता है 1600, सो ये हो जाएगा लेस, तो हमारे पास आ जाएगी नेट सेल्स वैल्यू, और वो कितना हो जाएगा? वो जाएगा 78,400। अब हम इस पे क्या चार्ज कर देंगे? हम इसमें ऐड कर देंगे CGST एट द रेट ऑफ 6% एंड SGST एट द रेट ऑफ 6%। तो ये कितना कितना आएगा 78,400 का 6%, तो ये कितना होता है? होता है 4704। सबको क्लियर हो रहा है? जी सर, आपने पढ़ाया, क्लियर क्यों नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होगा ही होगा, क्लियर तो होना ही है बेटा। तो इस कितना अमाउंट आएगा 78,400 प्लस 4704 प्लस 4704, तो ये हो जाएगा 87,808। ये क्या हो गई? ये हो गई इनवॉइस प्राइस। ऑल क्लियर? यस सर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, और ये हमारा आज का लास्ट एग्जांपल। होम एंड कंपनी दिल्ली सोल्ड गुड्स टू मोहन दिल्ली ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 1 लाख लेस पेड डिस्काउंट 20%। सो यहाँ पे ग्रॉस सेल वैल्यू हमारी कितनी है 1 लाख रुपीज। इसमें से हम क्या लेस करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट, वो कितना है 20% है, 20% ऑफ 1 लाख, तो ये हो गया 20,000। तो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट क्या वैल्यू आ गई 80,000। अब कैश डिस्काउंट के लिए क्या दे रखा है? कैश डिस्काउंट इज 2% ऑन द अमाउंट पेड एंड मोहन पेड रुपीज 50,000 इमीडिएटली। तो जितना भी इन्होंने अमाउंट इमीडिएटली पे किया हम उस पर कैश डिस्काउंट दे देंगे। तो इस केस में कितना है 50,000, 50,000 का 2%, तो कितना होता है 1,000। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 79,000 नेट सेल्स वैल्यू। हम इसमें क्या ऐड कर देंगे CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6%, एट द रेट ऑफ 6%। तो कितना हो जाएगा 79K का 6% एंड 79K का 6%, 79,000 का 6% 4740। सो ये कितना हो गया? ये हो गया सर 88,480। ये क्या हो गई? ये हमारी हो गई इनवॉइस प्राइस। सो बच्चों यहाँ तक क्लियर? आज की क्लास में हमने क्या देखा? फर्स्टली वी सॉ द बैकग्राउंड ऑफ GST, आफ्टर दैट वी सॉ द टाइप्स ऑफ GST, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड जर्नल एंट्रीज ऑफ GST,
Then we calculated the value on which GST is charged, how to derive the net sales value. Then उसके बाद हमने 3 एग्जाम्पल किए. सो आज की क्लास को हम यही रोकते हैं और हम आने वाली क्लास में क्या पढ़ेंगे. आने वाली क्लास में हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे प्लस हम जीएसटी के रूल्स देखेंगे, सेट ऑफ के रूल्स, एडजस्टमेंट के रूल्स. ठीक है. तो अगर आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. थैंक यू. बाय.